Good evening. Good evening. Good evening. Namaste. Good evening. सॉरी इस वजह से। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज की क्लास में फिलर फॉर्म पर। कैसे हैं सब बच्चे? आज तो एस एस बड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिख रहे हैं। क्या क्या बात है? अच्छा है। ठीक है सभी। कैसे चल रही है स्टडी और कैसे हैं सब? और सारे बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए हैं तो एक बार लिंक शेयर कर दीजिए क्लास का। क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बच गया था पीछे हमारा आदिकाल नहीं, सॉरी, भक्ति काल। विनोद कुमार, नमस्ते। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। सब अच्छे हैं? ठीक है, चलिए आज के सेशन को शुरू करें। अच्छा, जैसे भैया खुश हैं और दिन खुश नहीं रहते क्या? गुड इवनिंग सुशीला। सुशीला आज बहुत दिनों बाद क्लास में हो। क्या हुआ, सब ठीक है ना?
मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। गुड, खुश रहना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। आदिकाल पूरा हो गया है जी, पूरा हो गया। आई एम न्यू स्टूडेंट मैम। ओके विनोद कुमार, आपका स्वागत है हमारी क्लास में, और फिलर फॉर्म ऐप पर भी आपका स्वागत है। आप नए हैं, आप पिछली क्लासेस आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी, है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना। और कुछ क्लासेस हमारी यूट्यूब पर हैं, ठीक है। यूट्यूब लाइव क्लासेस में आपको जाना है, और वहां पर हिंदी की जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी सब वहां पर अवेलेबल हैं। जितना अब तक हमने पढ़ा है इस नए बैच के लिए, है ना, वो सारा आपको मिल जाएगा। तो आपको रिकॉर्डेड देख लेना है, और साथ में नोट्स भी बना लेना जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा, है ना। अच्छा, बोल्ड इटैलिक राइटिंग ऑप्शन खुल गया, ओके, अच्छा लग रहा है, मोटा मोटा भी है। गुड इवनिंग अंकिता। आप कितना मिनट लेट हो? 7 मिनट लेट हो बेटा, पर अभी हमने क्लास शुरू नहीं की है, तो कोई बात नहीं। आज हम भक्ति काल का प्रकरण 4 पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा जो छूट गया था हिस्सा। पीडीएफ दे दिया है मैम जी, हाँ जी पीडीएफ दे दिया है। अनुसुईया, आपको मिला नहीं क्या? पीडीएफ सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, है ना। जो बच्चे होंगे आज मैं देखती हूँ, आज डाल दूंगी। अच्छा, भूल गई थी, सोई थी क्या? ओके, कोई बात नहीं, भूला मत कीजिए। क्लास को अलार्म लगा के रखा करो, है ना। हाँ तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, 1 मिनट में आती हूँ मैं। ओके, तो चले शुरू करें। इधर आते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो बताइए आप जल्दी से। कोई चीज समझ नहीं आई, कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई बात है, तो जल्दी से बताएं, फिर शुरू करते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल सबने ज्वाइन किया है? जो नए बच्चे हैं, जैसे विनोद है आज न्यू स्टूडेंट हमारे साथ, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा। मैंने रात को क्वेश्चन सेंड किए थे, किस किस ने देखे टेलीग्राम पर? गुड इवनिंग अंजलि। टेलीग्राम पर मैंने क्वेश्चंस सेंड किए थे, किस किस ने देखे हैं? टेलीग्राम चैनल है हमारा, सरोज हिंदी फिलर फॉर्म, ये भी आप सर्च कर सकते हो। और यूट्यूब क्लास पर फिलर फॉर्म, यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब क्लास जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं वहां पर, उन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको
लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, वहां पर आपको जाना है ना। तो अगर डायरेक्ट लिंक से आप सर्च कर लेना डिस्क्रिप्शन में जा करके, तो आपको सीधा चैनल पे पहुंचा देगा, उसको अपने ज्वाइन कर लेना। वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दे दूंगी, पीडीएफ भी आपको कुछ वहां पर मिलती हैं यूट्यूब क्लासेस की। ठीक है, तो ध्यान दें, जिन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, वो ज्वाइन कर लें। मैम जी, और नोट्स ओल्ड क्लास से लिखा सकते हैं मतलब? मैंने पढ़े, ओके, अंजलि ने पढ़े हैं, गुड। पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं ना, आपका फायदा होगा। जो चीजें आपको मिलती हैं बस उनको लिखते जाओ। देखा है, ओके। मैं समझी नहीं अनुसुईया, क्या कह रहे हो आप? नोट्स ओल्ड क्लास से लिखा सकते हैं, ओल्ड क्लास से लिख सकते हैं, हाँ जी, नोट्स लिख सकते हैं ओल्ड क्लास से, अगर आप यही कहना चाहते हो। तो आप जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं उनसे आप नोट्स देख सकते हो, ठीक है। नोट्स तो सारे मिल जाएंगे आपको। बना लिया नोट्स, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। देखो, सीरियस होके पढ़ाई करोगे ना तो आपका फायदा होगा, है ना। अगर सीरियस होके पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और आप जितना मर्जी टाइम वेस्ट कर लो, फिर बाद में धक्के खाने से अच्छा है कि आप पढ़ाई कर लो, है ना। उपन्यास, कहानी, निबंध, कविता लिखा? कहाँ लिखा? हम्म। उपन्यास, कहानी, निबंध सब आपको मिल जाएंगे, उनको लिखना नहीं है, उनको पढ़ना है, ठीक है। लिखनी है सिर्फ उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं। ओके, तो आपकी जानकारी में जो भी बच्चे हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप बताइए फिलर फॉर्म ऐप के बारे में, इंस्टॉल कर सकते हैं, 25% ऑफ चल रहा है। और ये अभी 2-3 दिन के लिए है 25% ऑफ, और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा, मिशन जेआरएफ। और फर्स्ट पेपर की फीस है इसमें 1499, और सेकंड पेपर की भी 1499, और कुल मिलाकर 2399, मतलब कि बहुत ही सस्ता है। अगर किसी को ज्वाइन करना है, आपकी जानकारी में कोई है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको बताइए, है ना। लिखा सकते हैं मैम जी। किसी को समझ आ रहा है अनुसुईया क्या कहना चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा अनुसुईया। लिखा सकते हैं मैम, मतलब लिखा सकते हैं मतलब कि मुझे लिखाना है कि आपने लिखना है, क्या कह रहे हो आप? ये तो अगर आपकी नॉलेज में कोई है जिन्होंने नेट जेआरएफ करना है, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी पेपर से वो रिलेटेड हो, है ना, कोई भी उनका सब्जेक्ट रहता हो, तो आप उनको बता सकते हैं। ये 5 तारीख तक है, 5 अगस्त तक ये ऑफर, 25% ऑफ। और सरोज 10 मेरा कोड है, इसमें तो आपको 10% ही मिलेगा। तो अभी 25% चल रहा है, तो मिशन जेआरएफ यूज कीजिए, है ना। तो जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने, उसी को गूगल पर सर्च किया है। खुद को खर्च करें, अपने समय को स्टडी को दें, है ना। अंशिका, ओके, तो ये पढ़ लिया था हमने, और हम इसमें कुछ हिस्सा हमसे छूट गया था, जो कि हम करने वाले हैं आज, ठीक है। और मंडे को आपको पता है कि आपको रामचंद्र शुक्ल से टेस्ट होने वाला है, जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सब। तो कितने बच्चे तैयार है टेस्ट के लिए? मंडे यूट्यूब चैनल पर आपका टेस्ट है, सभी तैयार हैं कि नहीं? कहाँ से करना है ये एक बार मैं इसको देख लेती हूँ। कबीर पे छोड़ा था ना हमने ये, जहां पर कबीर के बारे में ये कहते हैं, है ना। यस मैम, आई एम रेडी, ओके गुड, यस यस मैम, रेडी, ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, पढ़ करके आना है, जितना पढ़ा दिया है ना, पढ़ करके आना है ना। पढ़ करके आओगे तो आपका फायदा रहेगा उसमें। जहां पर ये शुक्ल के बारे में कह रहे हैं, वहां तक हमने शायद ये पढ़ा था, जहां तक मैं जानती हूँ। और अगर आपको कोई इसके अलावा
आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो। मैं भी रेडी हो जाऊंगा। गुड, वेरी गुड। फुटकल रचनाकार। अच्छा, वो तो आदिकाल था ना, कल जो पढ़ा था हमने, है ना? वो तो आदिकाल था जो हमने फुटकल पढ़ा था। अभी हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं, थोड़ी चीजें उसमें से थोड़ा सा छूट गया था। शायद हम यहीं कहीं आसपास हैं जहां पर मैं हूं अभी, तो यहां से हम देख लेते हैं इसको, है ना? यहां से पढ़ लेते हैं। भक्ति काल में, हाँ जी, स्वामी जी के प्रभाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। शुक्ल की पंक्ति तुलसी के लिए। ओके, गुड। यही बात है यहाँ पर, है ना? यहीं पे पहुंची हूं मैं। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो जितना अभी तक पढ़ा दिया है ना, पीडीएफ से पढ़ लेना। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है, स्पेशली विनोद, क्लासेस नहीं देखी है, पीडीएफ पढ़ लेना। मंडे टेस्ट के लिए, तैयारी के लिए, है ना? बाकी तो क्लासेस देखो आप, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है क्लासेस कवर करो पीछे वाली, फिर आगे देखते हैं। आगे आप लाइव चलते रहो साथ साथ में। फिर थोड़ा स्पीड भी बढ़ाने वाले अब हम तैयारी के लिए, है ना? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, तो जल्दी से कवर भी करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहां पर पहुंचे हैं। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालें, कॉपी पेन। और जिसके पास बुक है शुक्ल वाली, वो जल्दी से बुक निकाले। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ये रही मेरे पास। और आपके पास भी ये वाली हो सकती है, अलग अलग एडिशन इसकी। इसका जो कवर फोटो है वो अलग है और हो सकता है कि आपके पास अलग हो। अक्टूबर में हो जाए तो बेस्ट है। अच्छा, सिलेबस, सिलेबस देखते हैं कब तक होता है। अक्टूबर में तो आपका अभी आने वाला है त्योहार भी, है ना? तो जिसके पास बुक है, बुक निकालें। जिसके पास बुक नहीं है खरीद लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हर एग्जाम में काम आने वाली है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपको ये काम आएगी। सूरदास में भी भक्ति की इस पद्धति से चल रहा था मैम। ओके, देखो अब मैं यहीं से पढ़ाने वाली हूँ, आगे हम देख लेंगे क्या चलता है ना? गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये शुक्ल कह रहे हैं तुलसी के लिए, जो कि पंक्ति अभी ममता ने बताई थी। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। हिंदी काव्य की शक्ति का, मान लो आपको पूछ लिया जाए हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार किसकी रचनाओं में सबसे पहले दिखाई दिया शुक्ल के अनुसार, तो वहां पर ध्यान रखना है कि तुलसीदास की बात हो रही है ना? तो ये बहुत ही ध्यान से ये वाली सारी पंक्तियां नोट कर लेना। वीरगाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। समाश्रय मतलब समान रूप से आश्रय मिलने लगा भक्ति में आकर भाषा के चलते रूप को, है ना? कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, मतलब आम बोलचाल की भाषा। पर वह बोली बेठिकाने की थी, मतलब ऐसी थी कि उसमें बहुत सारे शब्द मिक्स थे, है ना? मिक्स मिक्स करके चल रहे थे ना, राजस्थानी खड़ी बोली और कुछ कुछ, मतलब सुदुकड़ी इसीलिए कहा गया है इनकी भाषा को, है ना? क्योंकि ये मिक्स करके चल रहे थे। उसका कोई नियत रूप नहीं था, तथा शौरसैनी अभ्रंश या नागर अभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव नहीं था। तो अपभ्रंश का सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, पर कबीर का उससे लगाव नहीं था, वो अपनी भाषा में बात करते थे। ठीक है, इतना समझ आ गया? जो पंक्तियां नोट कराइए ध्यान से, इनको लिख लेना यहाँ पर, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लेना और अंडरलाइन कर लेना अगर आपके पास बुक है तो। आगे देखते हैं कहां पर हम पहुंचे, लगावना था। उन्होंने नाथपंथियों की सुदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया। ठीक है, इनकी भाषा को क्या कहते हैं? शुक्ल सुदुक्कड़ी। किसकी भाषा को? कबीर। अब देखो हम पढ़ किसको रहे हैं?
मैंने आपको ये पहले भी बताया था, पढ़ हम तुलसीदास को रहे हैं, कबीर को हम पहले पढ़ चुके हैं निर्गुण में, अब हम तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। बट तुलसीदास का जिक्र करते करते यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए शुक्ल कबीर की बात करने लग गए हैं। जैसे हम भी कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना किसी का, है ना। मान लो मैं बात कर रही हूँ ममता से और बीच में मैं जिक्र करती हूँ अंकिता का, है ना। तो मतलब कि वो दोनों में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो बात कर रहे हैं हम विनोद की और बीच में जिक्र किसका आ जाता है, सत्य प्रकाश का। तो इसी तरह से इन्होंने भी क्या किया है, पहले तुलसीदास की बात कर रहे हैं लेकिन बीच में तुलना कर रहे हैं कबीर के साथ। तो ये बता रहे हैं कि नाथ पंथियों की सुदुकड़ी यानी कि नाथों का प्रभाव था इनके ऊपर, ये आपको पता ही है, हम पहले बहुत सारा पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो नाथ पंथियों की भाषा कैसी थी, नाथपंथियों की भाषा भी ऐसी थी और इन्हीं का प्रभाव नाथों का, सिद्धो नाथों का ही प्रभाव कबीर पर था। तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने नाथपंथियों की दुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। तो खड़ी बोली इनकी भाषा में राजस्थानी और पंजाबी। अगर पूछ लिया जाए सुदुकड़ी क्या है, सुदुकड़ी खड़ी बोली, कौन कौन सी भाषाएं मिश्रित थी इसमें, खड़ी बोली, राजस्थानी, क्या लिख दिया मैंने, राजस्थानी रा फालतू में लगा दिया, प्लस पंजाबी, है ना। तो ये कुल मिला के क्या बनती है, सुदुकड़ी, यानी कि जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण हो, सुदुकड़ी। तो ये किसकी भाषा है, कबीर की, किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार। ये पूछा जाता है ध्यान से। अब यहाँ पे बता रहे हैं इसका कारण यह है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। जो निर्गुणपंथी थे उनका लक्ष्य क्या था कि वो मुसलमानों को भी प्रभावित करें, अपने पंथ में लेकर आए उनको। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मन माना प्रयोग मिलता है। तो उनको मतलब अपनी भाषा से और अपने पंथ से प्रभावित करने के लिए, अपनी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके भी शब्दों को ले लिया, उनकी भाषा के शब्दों के, यानी कि अरबी और फारसी के शब्दों को भी इन्होंने ले लिया, मन माना प्रयोग मतलब मनमानी से इन्होंने कर लिया। ये शुक्ल का कहना है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। ये वाली पंक्ति नोट करें, उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। तो किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, कबीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन, शुक्ल, ध्यान से, है ना। यहां से पंक्ति आई हुई है पहले भी एग्जाम में और बड़ा उस टाइम कंफ्यूजन हुआ था सबको कि ये पंक्ति पूछी कहां से है। कबीर को निकाल के देखा तो कबीर तो निर्गुण में मिलेंगे, अभी तो हम सगुण पढ़ रहे हैं। कबीर को निकाल के देखा तो कबीर में ऐसी कोई पंक्तियां ही नहीं थी। तो बहुत समय के बाद पता चला था कि तुलसीदास के बीच में ही इन्होंने कबीर का जिक्र किया हुआ है और वहां से ये पंक्तियां उठाई हुई हैं। तो ध्यान से इन पंक्तियों को आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार ना करके उसे एक नया चलता रूप दिया। किसकी बात यहां पर हो रही है, भक्तवर सूरदास जी ब्रज की, मतलब देखो अभी पहले कबीर की बात की इन्होंने, अब सूरदास की बात कर रहे हैं। ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। वो मतलब कि साहित्यिक भाषा ही थी लेकिन लोक व्यवहार में आ गई वो भाषा, क्योंकि उन्होंने साहित्य लिखा उसमें। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार नहीं किया। अब ये किसके लिए कह रहे हैं कि तिरस्कार किया है, कबीर के लिए, पर सूरदास ने तिरस्कार नहीं किया। जो परंपरा से काव्य भाषा चली आ रही थी उसी में रचना की और थोड़ा सा उसे नयापन दे दिया, ठीक है, उसे एक नया चलता रूप दे दिया। सूर सागर को ध्यान पूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जेहि तेहि तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नई चलती बोली लेकर नहीं चले।
आगे, भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। मतलब एक सामान्य और शिष्ट रूप, ये भी पंक्ति नोट करें कि हो सकता है कि सूरदास के लिए ये पंक्ति पूछ ले जाए आपको, कि भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। तो किसकी बात यहां पर हो रही है? सूरदास की। पढ़ किसको रहे हैं हम? तुलसीदास को। ठीक है, तो ध्यान से आगे है, यह तो हुई ब्रजभाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा पढ़ी थी ना हमने, जब हमने सगुण धारा में प्रेमाश्रय शाखा को पढ़ा था, प्रेम मार्गी शाखा को, प्रेमाश्रय या प्रेम मार्गी शाखा हमने पढ़ी थी ना। उसमें हमने किसको पढ़ा था? सूफी कवियों को। सूफी कवियों में कौन थे? ईश्वरदास। ईश्वरदास की रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कहती है अगर मैं सच्ची सती हूं तो क्या हो जाए, ये हो जाए, ऐसे करके कुछ उसने कहा था, है ना। तो ऐसा वैसा हो भी गया था। ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। अब देखो, पूछा जाए आपको कि प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए कौन सी भाषा का चुनाव किया, तो ध्यान देंगे कि अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है। सूफी कवियों ने कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी में। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस, जल्दी जल्दी से कमेंट करें, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया था? इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधि। तुलसीदास ने अपने समय में काव्य भाषा में दो रूप प्रचलित पाए, मतलब कि जब तुलसीदास का समय था तो भाषा के दो रूप चल रहे थे, एक तो ब्रज भाषा, एक अवधि भाषा। ठीक है, अब इसको ध्यान से, अवधि अवधि, ओके गुड, इसको ध्यान से देखेंगे। तुलसीदास के समय में दो रूप चल रहे थे, कौन कौन से? ब्रज और अवधि। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। मतलब कि जैसे क्या होता है, एक अवधि और ब्रज की जगह हम इंग्लिश और हिंदी को ले लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी को ले लेते हैं। अब हिंदी तो आती है अच्छे से, है ना, 100%, चलो 100 तो किसी को भी नहीं आती, 90%, कुछ शब्द हो जाते हैं शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, 90% मान लो हमें हिंदी आती है, और इंग्लिश आती है 40%, 40-50, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 95% हिंदी आती है, 95% ही इंग्लिश आती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि दोनों लैंग्वेजेस सेम आती है ना। तो गुड इवनिंग पूनम। तो यहां पर क्या है, ब्रज और अवधि। तो ब्रज और अवधि दोनों ही, मतलब 100 हमने नहीं रखा है, हमने सिर्फ 90 या 95% रखा है, चलो अब 100 रख लेते हैं। 100% इंग्लिश और 100% हिंदी। कईयों को आती है, कईयों को मतलब नहीं आती, क्योंकि साहित्यिक भाषा अलग होती है। नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। ओके, तो पूनम अपना फोन आप रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि साहित्य की जो भाषा है वो अलग होती है, और हर हर कोई लिख नहीं पाता है साहित्य, है ना, क्योंकि इसके लिए शुद्ध हिंदी चाहिए होती है। तो इसीलिए मैंने 95% की बात कर रही हूँ कि 95% अगर हिंदी आती है किसी को, तो 95% इंग्लिश भी आती है उसको, 95%। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसे ही रेशियो चलता है, कईयों को 80% इंग्लिश आ रही है और 95% हिंदी आ रही है, कईयों को 40% इंग्लिश आ रही है और 95% हिंदी आ रही है ना। और कईयों को इंग्लिश ज्यादा आती है, उनको 95% इंग्लिश आती है और 40% हिंदी। तो ऐसा रेशियो चलता रहता है। लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं कि तुलसीदास को ब्रज और अवधि दोनों पर समान रूप से अधिकार था, यानी कि जितनी उनके उनके एरिया की भाषा तो अवधि थी, ब्रज तो सूरदास की भाषा थी, तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? अवधि थी। लेकिन इनको दोनों ही भाषाएं सेम आती थी, ब्रज भी उतनी ही आती थी और अवधि भी उतनी ही आती थी, ऐसा नहीं था कि एक कम और एक ज्यादा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि दोनों भाषाओं में रचना जो है वो समान रूप से और समान अधिकार से की है। तो यही बात मैं यहाँ पे समझाना चाह रही थी आपको, इसी से रिलेटेड अभी आगे और बातें आने वाली हैं।
भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी। अब शैलियां भी अलग अलग तरह की शैलियां होती हैं लिखने की, तो इनके सामने कई तरह की शैलियां थी। मतलब इन्होंने काफी ज्यादा तारीफ भी करी है इनकी, तुलसीदास की, शुक्ल ने। और सबसे ज्यादा इनके बारे में ही लिखा है, तुलसीदास के बारे में। जब हम देखते हैं पूरी शुक्ल वाली बुक पढ़ करके, तो सबसे ज्यादा पूरे हिंदी साहित्य में, मतलब पूरी जो इनकी बुक है, इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा जो लिखा है वो तुलसीदास के बारे में लिखा है। तो ऐसा जान पड़ता है कि तुलसीदास इनके फेवरेट कवि थे। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है, शायद बच्चन वाली बुक में ऐसा लिखा है जो मैं बता रही हूँ आपको, है ना, कि इनके फेवरेट कवि शायद तुलसीदास रहे होंगे। इसीलिए इन्होंने ज्यादा इनके बारे में लिखा है और अच्छा अच्छा लिखा है। ठीक है, तो इनकी कोई बुराई भी नहीं की है, बाकी बहुत सारे, बाकी सबकी की है मैक्सिमम। क्योंकि बुराई का मतलब ये नहीं है कि, मतलब थोड़ी आलोचना टाइप, आलोचना अच्छे वे में भी होती है ना। तो मतलब थोड़ी कमियां भी बताई हैं बाकियों की, लेकिन इनकी कमियां नहीं बताई हैं इन्होंने। तो ऐसा शायद शायद बच्चन वाली बुक में लिखा है, या मैंने कहाँ पढ़ा है, रामचरित स्वरूप चतुर्वेदी वाली बुक में लिखा है। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें कि कहाँ पर लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है कि शायद इनके फेवरेट कवि रहे होंगे ये तुलसीदास, है ना। तो इसलिए इनके बारे में ज्यादा भी लिखा है। तो यहाँ पे बता रहे गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य ये हैं। एक तो थी उस समय वीरगाथा काल की छप्पे पद्धति, मतलब वीरगाथा काल में छप्पे छंद ज्यादा लिखा जाता था। और विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, विद्यापति भी गीत लिखते थे कृष्ण भक्ति के, और सूरदास भी गीत लिखते थे कृष्ण भक्ति में। गंग और भाटों की कवित्त सवैया, और गंग कवि की जब हम देखते हैं, और जो भाट कवि हैं उनकी जब हम देखते हैं, कवित्त और सवैयों में लिखा हुआ है उन्होंने रचनाएं अपनी। और कबीरदास की नीति संबंधी, नीति संबंधी मतलब कि जिसमें अच्छी बातें, जिसमें डेली रूटीन के लिए जो अच्छी बातें, कि हमें डेली कैसे चलना चाहिए, है ना, किस तरीके से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, नीति संबंधी बातें उसको कहते हैं। यस मैम, उनके नेम के पीछे हर जगह जी लगाए हैं, बाकियों में नहीं। हाँ जी, तो ये मतलब इसके ऊपर भी काफी विद्वानों ने कही है ये बात कि इनकी रिस्पेक्ट काफी की है इन्होंने। तो शायद हो सकता है इनके फेवरेट रहे होंगे, है ना। हमारे भी कोई कोई फेवरेट होते तो हम उनके साथ ऐसे ही करते हैं, सेम टू सेम। आपका भी कोई फेवरेट टीचर होता है तो आप उनके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, है ना। तो ये चलता रहता है। ओके, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति, तो कबीर ने दोहे कहे थे, तो दोहा पद्धति भी चल रही थी। मतलब इतनी सारी पद्धतियां थी, पांच पांच प्रकार की पद्धतियां थी। ओके, आगे भी देखते हैं, जो अपभ्रंश काल से चली आ रही थी। उसके बाद पांचवी थी ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो प्रबंध परंपरा भी चल रही थी उस समय। ईश्वरदास की सत्यवती कथा जो हमने पीछे पढ़ी है अभी, सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना, तो वो दोहे और चौपाई में लिखी गई है। और प्रबंध काव्य है वो। तो प्रबंध पद्धति भी उस समय चल रही थी। तो मतलब पांच प्रकार की पद्धतियां थी, और उनकी मतलब उनकी खुद की वो थी कि, खुद की विल थी कि वो किस रचना में, किस पद्धति में रचना करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की पांच मुख्य शैलियां साहित्यिक क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की पांच मुख्य शैलियां, ये शैलियां हैं, दो रूप हैं, ब्रज भाषा और अवधि, ब्रज और अवधि, दो भाषाएं, दो रूप और पांच शैलियां। ठीक है, ये थी साहित्यिक क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुलसीदास की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कि वे अपनी सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी होता है कि हर, मतलब हर तरफ से प्रतिभा, हर हर एक कोने में, हर एक लेवल पर प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी, तो उनकी जो वाणी भी थी वो कैसी थी, दिव्य वाणी, उनकी वाणी को कहा गया है, दिव्य वाणी दिखाकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए, यानी कि पहले पद पर उनको आसीन किया गया। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तो ये वाली पंक्ति आपको नोट करनी है। और हो सकता है कि ये पंक्ति आपको ऐसे ही दे दी जाए, तो आपको इसका नाम पूछ लिया जाए कि किसके लिए कही है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तुलसीदास के लिए कौन कह रहे हैं, शुक्ल कह रहे हैं।
ओके। हिंदी कविता के प्रेमी जानते, प्रेमी मात्र मतलब जो हिंदी के प्रेमी हैं उनको ही सिर्फ पता है, मात्र मतलब केवल उन्हीं को पता है क्या, कि तुलसीदास का ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। ऐसा नहीं था कि एक भाषा उनको ज्यादा आती है और एक कम। तो तुलसीदास की बात यहाँ पर हो रही है। अगर आपके पेपर में ये कोटेशन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान देना है। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं। अब सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की।
अभी ठीक है? अभी बताओ, अब ठीक है? अभी ठीक है? अब तो ठीक है ना? आ गई आ गई आ गई, लो मैं आ गई। देखो लाइट चली गई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, लाइट चली गई थी और वाईफाई बंद हो गया था, इस वजह से। तो क्षमा चाहती हूँ मैं, वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, फिर भी क्षमा चाहती हूँ भाई। ओके, हम कहाँ पर पहुंचे थे? चले तो नहीं गए बच्चे? देखो 3 बच्चे चले गए ना। थोड़ा सब्र नहीं करता कर सकते हैं? ओके, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ये मैंने आपको बता दिया कि तुलसीदास के लिए शुक्ल ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके 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 ओके, ठीक है। ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य संस्कृत के रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। तो गीतावली और कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? बताइए जल्दी से। गीतावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली किसकी रचनाएं हैं? सूरसागर तो आपको पता ही है, सूरदास की रचना है ना। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, पद्मावत देखो ठेठ अवधि में लिखा गया है ना, जायसी की रचना है पद्मावत। तो पद्मावत जो है उसमें क्या है? ठेठ अवधि। वही जानकी मंगल और पार्वती मंगल और बर्वे रामायण और रामलला नेचू में हम पाते हैं। तो देखो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामायण, रामलला नेचू, तुलसीदास। गुड। तो ये दोनों ही रचनाएं तुलसीदास की हैं, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि ये गीतावली और कृष्ण गीतावली इनका नाम है तो ये सूरदास की होंगी, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। और जितनी भी रचनाओं के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, मतलब कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, रामलला नेचू, तो ये सब भी रचनाएं किसकी हैं? बरवा रामायण लिखा है यहाँ पर, बर्वे रामायण भी मिलता है, ये ऐसे भी मिलता है, ठीक है। बर्वे, बर्वे रामायण। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं तुलसीदास की हैं। पद्मावत है जायसी का, वो आपको पता ही है, पद्मावत जायसी की रचना है। और पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, रामलला नेचू, जानकी मंगल, ये सब किसकी रचनाएं हैं? गीतावली और कृष्ण गीतावली सब तुलसीदास की रचनाएं हैं, आपको नोट करनी है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का, ये देखो ये वाली पंक्ति पूछी गई है बहुत बार, ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। ये पंक्ति शुक्ल के नाम से पूछी गई थी कि किसने ये पंक्ति कही है, तो शुक्ल ने कही है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि सूचित करने की आवश्यकता नहीं, कि आपको बताने की इंफॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि सूर का अवधि पर अधिकार था। ना तो सूर का अवधि पर, मतलब सूरदास को सिर्फ ब्रज ही आती थी, अवधि नहीं आती थी, है ना। मतलब कि दो, मतलब कि ब्रज में ही वो रचना कर सकते थे, ब्रज में ही वो साहित्य लिख सकते थे, अवधि में नहीं लिख सकते थे। और जायसी जो है वो ठेठ अवधि में ही लिख सकते थे या फिर अवधि में ही लिख सकते थे, ब्रज भाषा में नहीं लिख सकते थे। लेकिन दोनों का, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, सूर और जायसी को कहा है कि इन दोनों को एक दूसरे की भाषा पर अधिकार नहीं था, इनको सिर्फ अपनी अपनी भाषाएं आती थी। पर इसके साथ इन्होंने किसके बारे में बोल दिया? तुलसीदास के बारे में, कि तुलसीदास का तो दोनों भाषाओं पर अधिकार था। समझ आ गया कि ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जयसी का ब्रज भाषा पर, क्योंकि सूरदास की भाषा थी ब्रज भाषा और जयसी की भाषा थी अवधि। पर बताना क्या चाह रहे हैं ये? बताना ये चाह रहे हैं कि तुलसीदास को दोनों ही भाषाएं आती थी, जो कि पिछली स्लाइड से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, बस घुमा फिरा के कुछ कुछ इन्होंने बातें चेंज करके ये सारी चीजें सेम ही लिख दी है ना। प्रचलित रचना शैलियों पर भी इनका उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। तो जो रचना शैलियां जो चल, पीछे में हमने 5 शैलियां देखी, तो उन पांचों शैलियों की बात कर रहे हैं कि उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार था, मतलब पांचों शैलियों पर और दोनों भाषाओं पर, ब्रज और अवधि दोनों भाषा पर अधिकार था। और जो शैलियां 5 प्रकार की हमने पढ़ी, उन पांचों शैलियों पर इनका अधिकार पूरा पूरा था, मतलब पांचों शैलियों में रचना कर सकते थे, ये अच्छे से कर सकते थे, ठीक है। और ब्रज और अवधि दोनों में रचना कर सकते थे, दोनों भाषाएं और पांचों शैलियां इनको परफेक्टली आती थी, ठीक है। इतना समझ आ गया? यही कहना चाह रहे हैं कुल मिला के तुलसीदास की प्रशंसा में।
आगे देखते हैं। वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है, जैसे कतहु विटप भूधर उपारी परसेन बरखत। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, करखत बरखत, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बस ये लैंग्वेज की बात बता रहे हैं। छप्पे, इस तरह से छप्पे लिखा जाता है ना। तो आगे चलते हैं, ये भी छोड़ देंगे, हमारे काम का नहीं है। उसके बाद यहां पर आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये दूसरी शैली है, यहाँ पर वो पहली वाली शैली थी वीरगाथा काल की छप्पे पद्धति के कुछ उदाहरण थे, यहाँ पर दूसरी शैली है। ये दूसरी शैली की बात हो रही है, और दूसरी शैली देखते हैं क्या है। विद्यापति और सूरदास की गीत गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में। अब सूरदास के लिए भी इन्होंने क्या कह दिया कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की विचित्र योजना नहीं है, पर तुलसीदास की रचना में विचित्र योजना भी है ना, चमत्कार भी है रचना में। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है। दोनों भक्त शिरोमणि किसको कहा इन्होंने? सूरदास और तुलसीदास को। ठीक है, तो सूरदास और मतलब सूरदास तो कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास राम भक्त थे, लेकिन ये दोनों भक्त शिरोमणि कहलाए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये बात इनमें ध्यान देने योग्य है इनकी रचना में, कि क्या बता रहे हैं कि जो संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की विचित्र योजना गोस्वामी की रचना में, तुलसीदास की रचना में मिलती है, सूरदास की रचना में वो नहीं मिलती है, और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। मतलब ज्यादातर संस्कृत के शब्द उसमें ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुद्ध देश भाषा का माधुर्य उनकी भाषा में है ही नहीं। उन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। तो ये भी पंक्ति को देख लेंगे, एक बार नोट कर लेना। तो ये सब तुलसीदास की प्रशंसा में कह रहे हैं। आगे फिर देखते हैं, विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्त्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन किन शब्दों में करते हैं, देखिए। तो क्या बता रहे हैं कि हृदय के विविध यानी कि अनेक प्रकार के भावों की व्यंजना गीतावली किसकी रचना है? अभी पीछे देख के आगे थे हम, तुलसीदास। तो गीतावली की पदों की कुछ बातें यहाँ पर कर रहे हैं। कौशल्या के सामने भरत अपने आत्मग्लानि की व्यंजना कैसे करते हैं, उसका इन्होंने वर्णन किया हुआ है। और क्या कह रहे हैं, जो हो मातु मते मह हवे हो, तो जननी जग में यामुख की कहा काली मद में हो। ठीक है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाता, यहाँ पे सिर्फ आपको भाषा को देखने के लिए कहा है। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। विलो के दूरी थे दो वीर, तो दो वीर कहा गया इनको, भरत और, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर की है, तो वो है गीतावली। ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सुरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का ही अंतर है। तो राम के बारे में तुलसीदास ने लिख दिया और श्याम के बारे में सूरदास ने। तो अनुकरण किसका है? सूरदास का है। किसने किया? तुलसीदास ने किया। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सुर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। मतलब तिरोहित मतलब कम पड़ गया है, कम हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। अब बात आती है कि उत्तरकांड की बात आती है ना। उत्तरकांड किस किस में है ये आपको देखना है। एक तो उत्तरकांड है गीतावली में, मैंने इसको कहीं लिखा था, दो तीन रचनाओं को, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ, नहीं मिलता है तो फिर कभी बता दूंगी। मैंने कहीं बुक में ही लिख दिया था ये, पढ़ते पढ़ते, पर अभी मेरी नजर नहीं पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा था।
तो आपको ये ध्यान देना है, वैसे आगे आ जाएगा ये कि किस किस में उत्तरकांड है। एक तो रामचरितमानस में तो उत्तरकांड है ही ना, लेकिन और भी तुलसीदास की रचनाएं हैं जिनमें उत्तरकांड है, मतलब कांडों में विभक्त किया हुआ है रचनाओं को। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। सूरसागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना आवश्यक है कि सीता के सखियों और पुर नारियों का राम की और पूज्य भाव भी प्रकट होता है। तो मतलब क्या बता रहे हैं कि सूरसागर सूरदास की रचना है ना, उत्तरकांड रामचरितमानस, हाँ जी रामचरितमानस में तो है ही ना, पर और भी रचनाएं हैं तुलसीदास की जिनमें उत्तरकांड है। समझ है ना, मतलब कि कांड का मतलब हुआ क्या, अध्याय ना, कांड का सीधा सीधा मतलब अध्याय होता है। तो उसको नाम कोई भी दे सकते हैं आप, है ना। इसको पृथ्वीराज रासों में समय कहा गया है इसी को। कितने समय है पृथ्वीराज रासों में? 69, है ना, मतलब कि 69 अध्याय हैं। तो कांड, तो उत्तरकांड रामचरितमानस में तो है ही, लेकिन बाकी रचनाएं भी हैं, जैसे गीतावली है, उसमें भी उत्तरकांड है। यानी कि कांड में अध्यायों का वर्णन किया गया है। आप समझ आ गई मेरी बात? ओके, तो ये आगे मैं बता दूंगी आपको। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सूर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। तो सूर सागर में इन्होंने क्या बताया कि श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ झूला झूल रहे हैं, है ना। क्योंकि उसमें तो यही बताया गया है ना, कृष्ण और गोपियों का प्रेम और थोड़ा मतलब उनका आपस में जो लगाव है उसके बारे में बताया गया है। और अ, वो साथ में झूला झूल रहे हैं, होली भी खेलते हैं साथ में। तो राम भी दिखाए गए हैं किसमें? गीतावली में। गीतावली थी ना वो रचना, हाँ, इनके अनुकरण पर की है इन्होंने, है ना। तो गीतावली में सूरदास तुलसीदास ने भी वही किया है, बस कृष्ण की जगह राम को ऐड कर दिया हुआ है। समझ आ रहा है? राम दिखाए गए हैं क्या करते हुए? झूला झूलते हुए, होली खेलते हुए। पर किस रूप में दिखाया? इन्होंने इन्होंने अश्लीलता वाला और आशिकी वाला रूप नहीं अपनाया, क्योंकि यहाँ पर गोपियों के साथ ये वाला कृष्ण का रूप तो आशिकी वाला रूप है, लेकिन राम का वो वाला रूप नहीं दिखाया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या दिखाया है? सीता की सखियों को दिखाया है, पुरनारियों का राम की और पूज्य भाव ही प्रकट होता है। मतलब आशिकी वाला भाव नहीं, पूज्य भाव प्रकट हो रहा है, बस मतलब थोड़ा अ, अच्छे से उसको मॉडिफाई करके इन्होंने वर्णन किया हुआ है। राम की नाक्षिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली में बहुत से पदों में लगातार चला आया है। सरयू तट के इस आनंद उत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को नहीं रहा। रसिक रसिक लोग है ना, जिनका काम ही ये है, मतलब इस टाइप की रचनाएं और पढ़ना, देखना, सुनना। नहीं चल रही क्लास, बफरिंग हो रही है। ओके, मेरा डाटा खत्म हो गया, आज की रिकॉर्डेड देख लूंगा। ओके 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 सत्य प्रकाश, कोई बात नहीं, आप जाओ, नो प्रॉब्लम, देख लेना बाद में, है ना। मुझे लगा मेरे पास प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप देख लेना, बस अभी थोड़ा ही टाइम रह गया है, मतलब हो ही गया है लगभग टाइम, तो हम भी चलेंगे। मैं सोच रही थी कंप्लीट हो जाता, देखते हैं कितना होता है। गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। क्या क्या कहते हैं? राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर कर टेकी रही, पल डारती नहीं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि राम को रूप निहारत जानकी, मतलब राम का रूप जानकी यानी कि सीता कहां पर देख रही है? कंगन के नग की परछाई, मतलब कि कंगन का जो उसने कंगन पहना हुआ है, उसके नग पर जो परछाई पड़ रही है राम की, उसमें देख रही है वो राम के रूप को, है ना। यादें सब सुधि भूली गई, मतलब सारी सुध बुध खो चुकी है वो, और एक भी पल वो अपनी नजरों को उससे हटाना नहीं चाह रही है। तो ये वाली पंक्ति तुलसीदास की है, बहुत ही कोमल भाषा का व्यवहार करते हुए इन्होंने लिखी है, ऐसा शुक्ल कह रहे हैं। और कौन सी रचना की ये पंक्ति है? कवितावली की पंक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी रचना की है, तो कवितावली की पंक्ति है।
इसके आगे हम चलते हैं। गोरो गुरूर गुमान भरो यह कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। मतलब कि क्या बता रहे हैं, लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि ये गोरा चिट्टा गुमान भरा लड़का किसका है। ठीक है, यह कौशिक छोटो सो ढोटो है काको, मतलब किसका लड़का है ये गोरा सा गुमान से भरा हुआ। जल को गए लखन है, मतलब कि लक्ष्मण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। है लरी को परिखो पिय छाह गरीक हविठाड़े पोछी पसेऊ वार वयारी करो अरुपाय बखारी हो भूभुरी ढाढ़े। ठीक है, ये वाली बस आपको याद रखनी है पंक्ति, बाकी छोड़ दो। आगे है, वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। वीर रस, ठीक है, वीर रस भयानक रस, वीरता का वर्णन है जिसमें, मतलब गुमान से भरा हुआ, है ना, क्रोध से, घमंड से। घमंड मतलब गुरूर, मतलब घमंड अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं, अभिमान, गर्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, गर्व। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर धाय जातुधान हनुमान लियो घिरी के महाबल पुंज कुंजरान ज्यों घर गरज भट जहां तहां पटके लंगूर फेरी फेरी के मारे लात गोरे गात भागे जात हा खात कहे तुलसीस राखी राम की सौ टेरी के ठहर ठहर परे कहरी कहरी उठे हरि हरि हर सिद्ध हंसे हरि के। ठीक है, इसकी अगली वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, बालधि विशाल वाली। ये वाली पंक्ति, बालधि विशाल विकराल लाल मानो लक लीली बेको काल रसना पसारी, ये वाली पंक्ति पूछी गई है। कवितावली की पंक्तियां पढ़ रहे हैं हम, और ये वाली पंक्ति कवितावली की है, इंपॉर्टेंट है। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है, ध्यान दें। राइट, आगे देखते हैं। कैंधो व्योम वीथी का भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। तो इसको भी ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे ऐसी पंक्ति आएंगी मिलती जुलती, तो ध्यान रखेंगे कि ये भी कवितावली की पंक्ति है। अब आते हैं हम चौथी पद्धति पर। नीति के उपदेश की सुक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं, भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। रीझी अपनी बूझी पर खीजी विचार विहीन ते उपदेश न मानही मोह महोदधिमीन लोगन भलो मनाव जो भलो होन कियास करत गगन को गेंडुआ सो सठ तुलसीदास की तो ही लाग ही प्राम प्रिय। मतलब इसको देख लेना, कुछ खास नहीं है ऊपर वाला, एक मिनट देखते हैं जरा बुक में। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसका। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो अपने आप पर प्रसन्न हो, आत्ममुग्ध हो, कई कई लोग अपने आप से मतलब अपना अपना ही ध्यान रहता है उनको, आत्ममुग्ध, है ना, लोग उनको अपना ही ध्यान रहता है, अपने ऊपर ही वो केंद्रित रहते हैं। मुझे, मैं, हर समय जो कुछ मिले वो मुझे मिले, जो कुछ हो वो मेरे लिए ही हो, आत्ममुग्ध व्यक्ति अपने ऊपर जो केंद्रित हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। ते उपदेश न मान ही यहाँ पर बता रहे हैं, रीझी अपनी बूझी पर, बस अपनी ही बूझी, अपनी ही बुद्धि पर, अपने ही ऊपर वो रीझते रहते हैं, है ना। खींची विचार विहीन, विचार मतलब खींचते रहते हैं, है ना, विचार विहीन होते हैं। ते उपदेश न मान ही, ऐसे लोगों के उपदेश नहीं मानने हैं। लोगन भलो मनाव जो भलो होन कियास करत गगन को गेंडुआ सो सर तुलसीदास। ठीक है, ये तुलसीदास की पंक्ति कवितावली से ही है। आगे ये वाली पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखे देखेंगे। क्या बता रहे हैं कि तो ही लाग ही राम प्रिय, कि तू राम प्रिय हुई दुई मह रुचे जो सुगम सोई कीबे तुलसी तो ही। तो कह रहे हैं कि या तो तुम राम को प्रिय लगो, या तुम राम के प्रिय हो जाओ, या तुम्हें राम प्रिय लगे या तुम राम के प्रिय हो जाओ, है ना। या तो ही लाग ही राम प्रिय, तुमको राम प्रिय लगे, या तो राम प्रिय हुई, या तो मतलब कि देखो दोनों ही बातें सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इसको, कि तो ही लाग ही राम प्रिय, या तुम्हें राम प्रिय लगे। पूछी जाती है पंक्ति, ध्यान से, तुम्हें राम प्रिय लगे, या कि तू राम प्रिय हुई, या तू राम की प्रिय हो जा।
अब दोनों में से बात एक ही है ना? अगर आप राम से प्यार करेंगे तो राम भी आपसे प्यार करेंगे ना। तो दोनों में जो तुम्हें सही लगे, दोनों में जो दुई मह रुचि, जो सुगम होई, जो तुम्हें सुगम लग रहा है, सही लग रहा है, रुचि है जिसमें तुम्हारी, वही करो। तुलसीदास ऐसा कह रहे हैं, तो ये भी कवितावली की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य, एक मिनट में देखो जरा, कवितावली की पंक्तियां चल रही है ना। दोहावली में मिलेंगे बड़ी मार्मिकता, रामचरितमानस, ठीक है। इनको ना, ये नहीं लिखना है यहाँ पे कि किसकी पंक्ति है, क्योंकि यहाँ पर दो दो में कंफ्यूजन है, एक तो दोहावली और एक रामचरितमानस, तो इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये किसकी है, ये पंक्तियां यहाँ पर चल रही हैं, जो यहाँ से, जो घ यानी कि चौथा वाला है, दोहावली और रामचरितमानस से, मतलब आपको ये याद रखना है कि तुलसीदास की पंक्तियां हैं, ठीक है। बाकी आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि कौन सी रचना की पंक्तियां हैं ये। ओके, आगे चलते हैं। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत का नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य क्या लिखा, रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, वो रचा। तो ये तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है रामचरितमानस, आपको पता ही है। आगे है, भाषा वही अवधि है लेकिन पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत, पारंगत होगा, पारंगत विद्वान थे, मतलब शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान था इनको, ठीक है। किसी को जल्दी तो नहीं है, चले तो नहीं गए आप लोग? पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जैसे में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। तो अब पहले तो ये सूरदास के साथ सेम तुलना कर रहे थे, अब ये जयसी के साथ सेम तुलना कर रहे हैं। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का कुछ भी स्पष्ट देखा जा सकता है, यहाँ पर चौपाइयां दी हैं, तो ये देखते हैं। जब तहु कहिगा पंखी संदेसी, सुनियो की आवा है परदेसी, तब हुत तुम बिनु रहे न जीव, चातक भइयो कहत पिउ पिउ, भइयो बिरह जरी कोयली कारी, डार डार जो कूकी पुकारी। तो जैसी की ये पंक्तियां हैं, है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये, जरा देखते हैं इसको। क्या कह रहे हैं कि जब हुत कहिगा पंखी संदेशी, के जब कोई पक्षी संदेशा लेकर आया, पंखी मतलब पक्षी, संदेशी मतलब संदेशा लेकर आया, तो क्या हुआ, क्या संदेशा लेकर आया, सुनियो कि आया है परदेसी, मतलब आवा है परदेसी, यानी कि अवधि भाषा है, तो आया को आवा, आवा है परदेसी यानी कि परदेसी आया है। अच्छा, किसको आती है ये अवधि भाषा? अंजलि को आती है ना। तब हुत तुम बिनु रहे न जियो, चातक भयो कहत पियो पियो। क्या संदेश आया कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैं, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा मेरा, क्या हूं मैं, विरहित हूं, विरह में हूं। चातक भयो कहत पियो पियो, तो जो चातक है वो प्यू प्यू कर रहा है, पियू पपीहा, है ना। भयो बिरह करी कोई लिकारी, मतलब कि मैं विरह के मारे कैसी हो गई हूँ, काली कोयल की तरह काली हो गई हूँ विरह में। डार डार जुकू की पुकारे, मतलब डाल डाल पे कोयल जो कूकती है, पुकारती है। तो ये जायसी की पंक्तियां हैं, और उसी तरह से यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन में तुलसी की पंक्तियां दी हैं। अमीय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गन बस करनी। ये तुलसीदास की पंक्ति है यहाँ पर। मैम जी टाइम हो गया है, ओके, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं अमीय मूरी में चूरन चारो, अमर करने वाली बूटी, अमीय अमर अमर करने वाली बूटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसी वाली शैली है, ऊपर और नीचे है तुलसीदास वाली शैली। और यहाँ पर दोनों की तुलना की है। देखो कितना रह गया हमारा, काफी है अभी तो, काफी नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो कल की क्लास में ही होगा ये कंटिन्यू, तो फिर हम चलते हैं, है ना।
अनुसुईया भी बता रही है कि टाइम हो गया है तो फिर चलना चाहिए। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कल। सारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने ऊंचा शासन प्रतिष्ठित किया है। तो पेज नंबर 102 मुझे याद करवा दीजिएगा प्लीज, कृपया करके। तो फिर चले हम। चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, एंड कर रही हूँ।